इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया पाकिस्तान के नेशनल इश्यूज और वो नेशनल इश्यूज जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं फॉर सीएसएस 2026 करंट अफेयर्स पेपर। आज के इस वीडियो में विच इज बीइंग रिगार्डेड एज पार्ट टू वीडियो, और इस पार्ट टू वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के रीजनल इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज विच कैन बी रिगार्डेड एज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर सीएसएस करंट अफेयर्स 2026। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स का सिलेबस जो है वो थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड है: नेशनल इश्यूज, रीजनल इश्यूज एंड देन देयर कम्स इंटरनेशनल इश्यूज। तो जो नेशनल इश्यूज हैं वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में, जो कि वीडियो पार्ट टू है, इसमें हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के रीजनल इश्यूज एंड देन इंटरनेशनल इश्यूज। तो इसमें हम वन बाय वन टॉपिक को एनालाइज करेंगे, एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक को आइडेंटिफाई करेंगे और वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है और उसमें क्या डेवलपमेंट है विद रिस्पेक्ट टू ईयर 2025 और उसके कौन सी डोमेन जो है वो पूछे जाने के चांसेस हैं। इस वीडियो में आज हम ये चीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान के रीजनल इश्यूज को विद पाकिस्तान रिलेशन विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज, और उसमें जिस कंट्री को आज हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे दैट इज अफगानिस्तान। आज का जो अफगानिस्तान है दैट इज नॉट रियली बीइंग कंप्लाइंट विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। जिस तरह से ऑलरेडी टेररिज्म और इनसिक्योरिटी वाले टॉपिक नेशनल इश्यूज में हमने ऑलरेडी इस चीज को आइडेंटिफाई किया था कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ी जो थ्रेट है दैट इज टेररिज्म एंड इनसिक्योरिटी, और वो क्लोजली लिंक्ड है अफगानिस्तान के साथ। तो यहां पे हमें इस चीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है कि सिंस 2021 जब से यूएसए का विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान हुआ है, तब से वहां पे किस तरह के डायनामिक्स, पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है वो इमर्ज हुए हैं और पाकिस्तान की क्या पॉलिसी रही है व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान। आज तालिबान पाकिस्तान की बात क्यों नहीं मानते? ऐसी क्या उनकी मजबूरियां हैं या क्या ऐसे डेवलपमेंट्स हैं ओवर देयर कि जिसकी बेसिस पे वो टीटीपी और बीएलए के अगेंस्ट एक्शंस लेने से वो आज हिचकिचाते हैं, वो आज उसको अवॉइड करते हैं। उस बेसिस पे आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तीन तरह के टॉक्स भी हो चुके हैं, जिसमें एक दोहा टॉक्स है, दूसरे इस्तांबुल टॉक्स है और तीसरे इसी मंथ दिसंबर 2025 में होने वाले रियाद टॉक्स भी इंक्लूडेड है। तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान से रिलेटेड ये वाली जो डोमेन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करें तो इस डायरेक्शन में प्रिपेयर करें, इस डोमेन में प्रिपेयर करें कि आज अफगानिस्तान क्यों कंप्लाई नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड्स और द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, और उनके इंटरनल सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, और ये जो जिन डील्स का मैंने नाम लिया, इन डील्स में ऐसी कौन सी बातें जो है वो डिस्कस हुई है और कौन से एग्रीमेंट्स हैं, क्या ये सक्सेसफुल रही है, सक्सेसफुल नहीं रही, अगर सक्सेसफुल रही हैं तो इसमें ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर सक्सेसफुल नहीं रही तो इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी बेसिस पे यहां से ये दोनों कंट्रीज प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो ये हो गया पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग देखिए कि अफगानिस्तान पोजेस लगभग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए आज सेफ्टी, सिक्योरिटी सब कुछ है। पाकिस्तान कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि उसी बेसिस पे ही हम इमर्ज कर सकते हैं एज अ नेशन, एज अ कंट्री एंड रीजनल प्लेयर। और हमारे लिए सबसे बड़ी इस वक्त जो सिक्योरिटी थ्रेट है दैट इज द एलिमेंट ऑफ टेररिज्म दैट इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। तो उस बेसिस पे हम यानी पाकिस्तान बिल्कुल भी रीजन के अंदर एज अ प्लेयर इमर्ज नहीं कर सकता और ना ही हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आ सकती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलरेडी जो एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है दैट कुड बी रिगार्डेड एज द लाइफलाइन ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी एंड इकोनॉमी, जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको भी थ्रेट्स हैं ड्यू टू दिस टेररिज्म दैट इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। तो ये एक एंगल है पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस में जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मेरे ख्याल में आपको तैयार करने की जरूरत है। स्पीकिंग ऑफ अदर इश्यूज लाइक रिफ्यूजी क्राइसिस, ठीक है, रिपेट्रिएशन पॉलिसी जो पाकिस्तान की है उसको भी डिस्कस किया जा सकता है, और उसके अलावा ड्यूरल लाइन कंट्रोवर्सी है उसको भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ड्यूरल लाइन एक ऐसी डोमेन है जिसको यहाँ पे हाईलाइट किया जा सकता है और टेररिज्म एक ऐसी डोमेन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। टेररिज्म जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है जिसको हाईलाइट किया जाएगा पेपर में। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो टेररिज्म के सिनारियो में ही आएगा, ना कि ड्यूरल लाइन कंट्रोवर्सी के हवाले से। और दूसरे केस में पाकिस्तान की जो रिफ्यूजी पॉलिसी है, रिफ्यूजी
रिपेट्रिएशन पॉलिसी है उसके ऊपर भी आपको एक प्रॉपर जो है वो स्टांस सबस्टांस आपके पास होना चाहिए, ताकि इन केस अगर वहां पे भी आपको कुछ लिखना पड़ जाए तो उस पार्ट को भी आप एडजस्ट कर सके, एड्रेस कर सके। अफगानिस्तान के बाद एक और कंट्री को यहां पे मैं आइडेंटिफाई करूंगा जिसके साथ पाकिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रिलेशंस शेयर करता है। और यहां पे जिस तरह से मैं कंट्रीज को आइडेंटिफाई कर रहा हूं वो बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ आवर रिलेशंस विद दैट पर्टिकुलर कंट्री, उस बेसिस पे उनको यहां पे हाईलाइट किया जा रहा है। किसी ज्योग्राफी को यहां पे नहीं देखा जा रहा और ना ही मैं कोई यहां पे लाइन में उसको लेके चल रहा हूं कि पहले मैंने अगर अफगानिस्तान डिस्कस किया तो दूसरे नंबर पे फिर ईरान होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हम इसको यूं देख रहे हैं कि सबसे टॉप पे पाकिस्तान के रिलेशंस किस कंट्री के साथ इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जा सकते हैं, और दूसरे नंबर पे फिर कौन सा कंट्री हो सकता है, तीसरे नंबर पे कौन सा कंट्री हो सकता है। हेंस आफ्टर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद एक जो दूसरा कंट्री हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान एंड दैट कंट्रीज रिलेशंस, दैट कुड बी केएसए। केएसए और पाकिस्तान ने 17 सितंबर 2025 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है एसएमडीए, और स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट इसका फुल फॉर्म है एसएमडीए, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। और इसकी बेसिस पे आप लोग देखिए कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है वो आज एक्सपैंड कर चुका है और सऊदी अरेबिया भी उसके अंडर आ चुका है। सिंपल सी बात है, इस एग्रीमेंट की नेचर एग्जैक्टली नेटो स्टाइल आर्टिकल 5 वाली है कि जिसमें एक कंट्री के ऊपर अटैक विल बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन अदर कंट्री, मीनिंग पाकिस्तान के ऊपर अटैक रिगार्ड किया जाएगा कि वो अटैक केएसए के ऊपर भी उसको अटैक ही कंसीडर किया जाएगा। तो जिसकी बेसिस पे पाकिस्तान के लिए भी सेफ्टी सिक्योरिटी है विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज एग्रेशन, और केएसए के लिए भी सेफ्टी सिक्योरिटी है विद रिस्पेक्ट टू इजरायली एग्रेशन गोइंग ऑन इन मिडिल ईस्ट। तो उस बेसिस पे अगर आप लोग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान केएसए रिलेशंस, तो 100% चांसेस है कि वो इसमें इसी डोमेन को हाईलाइट करेगा एग्जामिनर जो है, एंड दैट इज एसएमडीए, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। उसके बाद है इसकी कुछ बारीकियां, इसके बारे में कुछ जो है वो अंदर की बातें, वो ये है कि पाकिस्तान का रोल किस तरह से मिडिल ईस्ट में बढ़ सकता है, या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में किस तरह से पाकिस्तान को इकोनॉमिकली या मिलिटरीली या एनर्जी के लिहाज से फेवर्स कर सकता है। तो ये भी इसमें पार्ट जो है वो डिस्कस किया जा सकता है। तो दैट इज पाकिस्तान केएसए रिलेशंस। उसके बाद जो हमारे लिए थर्ड इंटरेस्टिंग कंट्री हो सकता है, दैट कुड बी पाकिस्तान एंड यूएस रिलेशंस। पाकिस्तान और यूएस रिलेशंस, यू गाइस कैन फील कि आज जो है वो काफी हेल्दी चल रहे हैं। आल्दो यहां पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान यूएस रिलेशंस में एज सच कोई सब्सटेंस नहीं है, मीनिंग पाकिस्तान और केएसए के रिलेशंस अगर क्लोज हो रहे हैं तो वहां पे एक हमें एक डील दिखाई देती है, एक हमें स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट दिखाई देता है, एक हमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट की सेटिस्फेक्शन दिखाई देती है। जबकि इन केस ऑफ पाकिस्तान एंड यूएसए यहां पे हमें नैरेटिव ज्यादा दिखाई देता है और हमें सब्सटेंस कम दिखाई देता है, सिवाय एक चीज के यूएसए की एक कंपनी वो इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के जो मिनरल सेक्टर है उसमें $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने में। इसके अलावा अभी हमें यूएस पाकिस्तान रिलेशंस में कोई ऐसा सब्सटेंस दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान भी यूएसए की जो एक्सपेक्टेशंस है उनको पूरा करता है, जैसा कि ट्रम्प साहब ऑब्सेस्ड है विद रिस्पेक्ट टू नोबेल पीस प्राइज, तो पाकिस्तान ने उनको नॉमिनेट किया है और पाकिस्तान बार बार उनको क्रेडिट देता रहता है कि ट्रम्प को जो है वो नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। और जो पाकिस्तान इंडिया कन्फ्रंट्रेशन थी उसमें भी उसको भी न्यूट्रलाइज करने में, उसको रोकने में भी ट्रम्प का रोल रहा है। तो उस बेसिस पे आप लोग देखिए कि पाकिस्तान यूएस रिलेशंस अपेरेंटली तो हमें काफी ज्यादा जो है वो एक दूसरे के क्लोज होते हुए दिखाई देते हैं ये दोनों कंट्रीज, लेकिन इसमें सब्सटेंस की अगर हम बात की जाए, कोई काम की बात की जाए, तो उसमें एज सच कोई नहीं है। इस रिलेशन के अंदर कोई एज सच स्पिरिट मौजूद नहीं है। एक चीज हम डिस्कस कर सकते हैं वो है पाकिस्तान और यूएसए की एक दूसरे को नैरेटिव बेस्ड सपोर्ट, क्योंकि आज यूएसए और इंडिया के रिलेशंस किसी हद तक जो है वो खराब हो चुके हैं। मल्टीपल उसके पीछे रीजंस है, उसके पीछे मल्टीपल रीजंस है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एरोगेंस भी उसमें इन्वॉल्व है, और उसके बाद इंडिया का सो कॉल्ड घर में बैठ के विश्व गुरु बनना, और यूएसए का जो है वो यूएसए की कुछ डिमांड्स का इंडिया की तरफ से उसको पूरा ना किया जाना, इंडिया का ब्रिक्स मेंबर बनना, और उसके बाद यूएसए का जो है इंडिया को विद रिस्पेक्ट टू रशिया रोकने के बावजूद इंडिया का रशिया के साथ ट्रेड करना। ये रीजंस है कि आज इंडिया और यूएस रिलेशंस में भी रिफ्ट आ चुकी है, जिसकी बेसिस पे फिर यूएसए इंडिया को पोक करने के लिए, थोड़ा सा छेड़ने के लिए वो फिर पाकिस्तान की कभी प्रेस भी कर देते हैं, और पाकिस्तानी जो लीडरशिप है उनके साथ मुलाकातें भी होती है और इस तरह से बातें भी हो रही होती हैं। लेकिन एज सच
जिसमें सब्सटेंस हमें कोई जानदार बात जो है वो दिखाई नहीं देती। जो फोर्थ हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज चाइना। चाइना जो है वो हमारे लिए ऑलरेडी इंपॉर्टेंट कंट्री था, वो अचानक से इस साल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले हम चाइना को डिस्क्राइब करते थे विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड एंड विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, लेकिन आज उसी चाइना को आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मिलिट्री कोऑपरेशन एज वेल। पाकिस्तान आज 81% अप टू 81% अपने वेपन्स चाइना से जो है वो खरीदता है, और उसके अलावा चाइना की रेलेवेंस विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, चाइना की रेलेवेंस विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान थ्रू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसके अलावा चाइना का मिलिट्री कोऑपरेशन और चाइना का पाकिस्तान के साथ नैरेटिव सपोर्ट, लाइक कश्मीर के ऊपर चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान नैरेटिव ओवर अफगानिस्तान क्राइसिस, अफगानिस्तान इशू, उस बेसिस पे भी हम देखते हैं कि चाइना की सपोर्ट हमें जो है वो आउटराइट है, वो एक ब्लेटेंट सपोर्ट जो है वो शामिल है। तो उसकी बेसिस पे चाइना के ऊपर जो आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि चाइना का जो साउथ एशिया पॉलिसी है वो क्या हो सकती है, और चाइना की साउथ एशिया पॉलिसी के साथ साथ चाइना पाकिस्तान रीजनल रिलेशंस किस तरह से जो है वो इवॉल्व हो रही है, जिसमें सीपेक डिस्कस हो सकता है, जिसके अंदर पाकिस्तान चाइना का टेररिज्म के अगेंस्ट मिलिट्री स्ट्रेटजी जो है वो डिस्कस हो सकती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान चाइना का मिलिट्री कोऑपरेशन डिस्कस हो सकता है। मैं बताना यहां पे ये चाह रहा हूं कि आज पाकिस्तान चाइना रिलेशंस बाउंड नहीं है इन दो कंट्रीज तक। आज चाइना पाकिस्तान रिलेशंस रीजन में इमर्ज कर रहे हैं, रीजन के अंदर इन दोनों का जो इंपैक्ट है वो एक्सपैंड कर रहा है। तो उस सिनारियो में जो चाइना की इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू साउथ एशिया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग देखिए कि कुछ दिन पहले हम देखते हैं कि एक बात जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई थी कि क्यों ना सार्क ऑर्गेनाइजेशन में भी चाइना को इंक्लूड किया जाए और इंडिया को वहां से साइडलाइन कर दिया जाए, क्योंकि इंडिया इज द रीजन जिसकी बेसिस पे सार्क आज डिसफंक्शनल है। तो इंडिया शुड बी रिप्लेस्ड विद चाइना इन सार्क। तो ये भी इस लेवल तक भी बातें हो रही थी, जिसकी बेसिस पे आज हम देखते हैं चाइना इज गेटिंग वेरी मच रेलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू साउथ एशियन अफेयर्स। तो उस सिनेरियो में भी आप इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और कंट्री जिसका नाम है ईरान। ईरान पाकिस्तान रिलेशंस वैसे उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है जितने बाकी कंट्रीज के साथ इंपॉर्टेंट है, तो बाकी कंट्रीज को आप जरा प्रायोरिटाइज कीजिए, उसको आप टॉप ऑफ द लाइन रखिए, जैसे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान है, जैसे कि पाकिस्तान KSA है। लेकिन पाकिस्तान ईरान रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ईरान रिलेशंस में एक जो एनर्जी सेक्टर है उसको डिस्कस किया जा सकता है, पीस पाइपलाइन को डिस्कस किया जा सकता है, और उसके अलावा पाकिस्तान ईरान का जो टेररिज्म के अगेंस्ट कोऑपरेशन है उसको डिस्कस किया जा सकता है। और सिंस आप लोग देखते हैं कि पाकिस्तान ईरान की आपस में भी कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं पास में, जैसा कि जैश अल अदल का क्राइसिस और BLA का क्राइसिस, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो एलिगेशंस भी लगाते रहे, लेकिन उस बेसिस पे बाद में इन रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की भी कोशिश की जाती है। जब पाकिस्तान में इब्राहिम राइसी साहब विजिट करते हैं और बाद में जो इरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान वो भी पाकिस्तान को इसी साल अगस्त में विजिट करते हैं, तो उस बेसिस पे कुछ कोर्स करेक्शन की भी कोशिश की जाती है। लेकिन पाकिस्तान ईरान रिलेशंस में हमारे पास कोई बहुत ज्यादा सब्सटेंस है नहीं। ईरान का वैसे मिडिल ईस्ट में तो रोल अच्छा खासा है, लेकिन हमारे पास इतना ज्यादा सब्सटेंस नहीं है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान ईरान रिलेशंस। और उसके बाद लास्ट जो हमारा कंट्री है विद रिस्पेक्ट टू दिस डोमेन, दैट इज इंडिया। पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस। पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस ऑलरेडी आपको पता है कि ट्रबल्ड रिलेशंस हैं, मल्टीपल रीजंस है उसमें। एक तो सीधी सीधी रीजन इंडियन प्राइम मिनिस्टर यानी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी मोदी साहब और बीजेपी ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं कि मई 2025 की कन्फ्रंट्रेशन, दोनों तरफ से ऑपरेशंस लॉन्च किए जाने के बाद दोनों के रिलेशंस और ज्यादा खराब हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आप लोग विद रिस्पेक्ट टू अपकमिंग CSS कोई भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो वो यूं आ सकता है कि जो इंडिया है वो ऑफ कोर्स अब डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन में पाकिस्तान के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने SMDA साइन कर लिया है। तो उस बेसिस पे इंडिया डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन को अवॉइड करेगा। तो फिर इंडिया अगर कोई रोल प्ले करेगा विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान इन ऑर्डर टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, इन ऑर्डर टू क्रिएट सम इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, तो उस सिनेरियो में उनका रोल हो सकता है फ्रॉम दैट ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में अगर उनका रोल है तो क्या रोल है, जिसको आज पाकिस्तान फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दे रहा है। तो ये डोमेन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको जो है एनालाइज करने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान भी आज कुछ इंटरनेशनली चीजों को हाईलाइट कर रहा है, कुछ चीजों को इंटरनेशनली हाईलाइट कर रहा है अगेंस्ट इंडिया, और उसमें भी इंडिया को जो है हाईलाइट किया जा रहा है कि इंडिया इज वायलेटिंग इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया इज डूइंग टेररिज्म इन पाकिस्तान। तो उस बेसिस पे भी ये एक इंपॉर्टेंट
एजेंडा, इंपॉर्टेंट डोमेन बन जाती है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस। इसका एक और भी यहाँ पे सिनारियो है, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा अप्रैल में भी, मई में भी और उसके बाद भी मल्टीपल टाइम्स इंडिया ने थ्रेटन किया है कि वो जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको जो है वो विड्रॉ कर लेंगे उससे, और इंडिया वो वायलेशन करना चाहता है इंडस वाटर ट्रीटी की। ठीक हो गया, तो उस बेसिस पे भी इसको एनालाइज किया जा सकता है कि इंडिया ऐसा किस बेसिस पे कर रहा है। अगर इंडिया ऐसा करता है तो यहाँ पे पाकिस्तान के पास कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी बेसिस पे पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। पाकिस्तान सिमिलर एग्रीमेंट से विड्रॉ कर सकता है क्या, पाकिस्तान कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करेगा, पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी विद रिस्पेक्ट टू दैट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डोमेन है। अब हम कुछ इंटरनेशनल डोमेन को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और उसके अलावा जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं कि कौन सी डोमेन्स और कौन से टॉपिक्स उसमें इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू अपकमिंग CSS 2026 पेपर, करंट अफेयर्स पेपर। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो डोमेन मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं ये आप लोगों के लिए सिर्फ करंट अफेयर्स के लिहाज से ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग याद रखिए कि ये एसए के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। आपको एसए को भी आइडेंटिफाई करने में यहां से इस डोमेन से हेल्प मिल सकती है। अगर इस डोमेन को यानी इंटरनेशनल डोमेन को आप अच्छे से तैयार करते हैं तो आपका लगभग एक नहीं, दो नहीं, 3 से 4 एसेज आपके यहीं से ही प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हर साल पाकिस्तान के एफपीएससी के CSS एग्जाम में जो एसेज पूछे जाते हैं उसमें से 3 से 4 इंटरनेशनल इश्यूज या इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हुआ करते हैं हमेशा। और उस बेसिस पे हम आज जो है वो हाईलाइट करते हैं इंटरनेशनल इश्यूज को, वन बाय वन इनको हम देखेंगे और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे सिग्निफिकेंट है उसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसकी पॉसिबल डोमेन्स को भी एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला टॉपिक दैट इज पैलेस्टाइन इशू। पैलेस्टाइन इशू आपको पता है सिंस 1948 चल रहा है। इनिशियली इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई थ्रू यूएन पार्टीशन प्लान ऑफ 1948 और उसके बाद फिर ओस्लो अकॉर्ड्स आते हैं, उनके थ्रू भी रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। लेकिन हम देखते हैं कि इस इशू के अंदर एक जो है वो एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। ये इशू अगेन स्टार्ट हो जाता है ऑन 7 अक्टूबर 2023 जब हमास एक मैसिव अटैक, मैसिव ऑफेंसिव लॉन्च करता है अगेंस्ट इसराइल, और इसराइल देन अगेंस्ट जो है वो हमास और गाजा स्ट्रिप में जो है वो डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता है। तो ये एक आज इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। इसकी बेसिस पे किस तरह से दुनिया ब्लॉक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रही है, कौन से दुनिया के अंदर इंटरनेशनल ऐसे प्लेयर्स हैं जो इसराइल को सपोर्ट करें, इसराइल की तरफ उनकी ब्लाइंड सपोर्ट है डिस्पाइट इसराइल के जो इसराइल के ऊपर इल्जाम है कि वो जेनोसाइड को कमिट कर रहा है, इसके बावजूद भी ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जो सपोर्ट करते हैं। क्यों वो सपोर्ट कर रहे हैं? आज जो इंटरनेशनल लॉ है वो क्यों इतना ज्यादा वीक हो चुका है? आज जो यूनाइटेड नेशंस है वो इतनी ज्यादा क्यों वीक हो चुकी है, सिर्फ पेपर टाइगर बन चुकी है? तो इससे रिलेटेड ये वाली डोमेन जो है वो आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पैलेस्टाइन इशू है इसको रिसेंटली किसी हद तक रिजॉल्व करने की भी कोशिश की गई है, आपको उनको भी एनालाइज करने की जरूरत है। जैसा कि 19 जनवरी 2025 को एक डील की गई जिसे सीज फायर डील कहते हैं, इसराइल हमास सीज फायर डील, उसको भी आपको एनालाइज करने की जरूरत है। उसके बाद अक्टूबर में साइन होने वाली जो एक और शर्म एल शेख समिट है उसको भी आपको एनालाइज करने की जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू द सेटलमेंट ऑफ द पैलेस्टाइन इशू। हालांकि इन दोनों डील्स में इस इशू को एक्चुअली में रिजॉल्व करने की बात नहीं की गई, जबकि इस डील के अंदर सिर्फ और सिर्फ सीज फायर की बात की गई, और सीज फायर भी टेम्पोररली हुआ था लेकिन वो भी फिर बाद में एज सच अचीव ना हो पाया। अपार्ट फ्रॉम दैट, पैलेस्टाइन इशू को आप इन डोमेन्स में आप लोग एनालाइज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल लॉ, विद रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड नेशंस। आज यूएसए की क्यों ब्लाइंड सपोर्ट है, केएसए का क्या रोल हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू इसराइल इन अपकमिंग फ्यूचर, क्योंकि KSA has been talking about being very much closer to Israel in recent days। तो उस बेसिस पे भी आपको इस सिनेरियो में भी, इस डायरेक्शन में भी उसको देखने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और इशू को यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, बल्कि एक और वॉर को यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, दैट इज रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर आपको पता है 24 फेब 2022 को स्टार्ट हुई और सिंस देन टिल टुडे वो वॉर आज भी कंटिन्यूड है, जिसमें आज हमें दिखाई देता है कि जो यूक्रेन है दैट इज ऑन द लूजिंग साइड, जो रशिया है दैट इज ऑन द विक्ट्री साइड। तो उस बेसिस पे उस वॉर को किसी हद तक मैनेज करने की, सेटल करने की कोशिश की जा रही है। रिसेंटली यूएई में भी टॉक्स हुई हैं यूएसए और रशियंस के बीच में, उसको भी आपको एनालाइज करने की जरूरत है। उसके अलावा हम देखते हैं कि एक अलास्का समिट हुआ था कुछ मंथ्स पहले, उसको भी एनालाइज करने की जरूरत है। और ओवरऑल उस वॉर के इंप्लीकेशंस क्या हैं, किस तरह से उस वॉर ने ब्लॉक पॉलिटिक्स को जन्म दिया,
किस तरह से उस वॉर की वजह से नेटो को एक्सपैंड करने की बात की जाती है, और अपार्ट फ्रॉम दैट किस तरह से जो है उस वॉर ने इम्पैक्ट किया है इस दुनिया को विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी क्राइसिस, विद रिस्पेक्ट टू फूड क्राइसिस, विद रिस्पेक्ट टू मिलिट्री मैन्यूवरेबिलिटी, विद रिस्पेक्ट टू नेटो एक्सपेंशन। तो ये इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं जिसको आपको एनालाइज करने की जरूरत है आज। और पॉसिबली इस वॉर की वजह से जो इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हमने देखे एनर्जी क्राइसिस की बेसिस पे, तो उस बेसिस पे ओपेक का रोल, ओपेक प्लस का रोल भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का रोल भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू 2026 सीएसएस करंट अफेयर्स पेपर और इवन ऐसे विद रिस्पेक्ट टू रशिया यूक्रेन वॉर। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पे एक और इशू को हम हाईलाइट करते हैं, दैट इज यूएसए चाइना राइवलरी। यूएसए चाइना राइवलरी का आज जो सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है, सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए, दैट इज ट्रेड वॉर, जो कि अंडर द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म लॉन्च की जा चुकी है अगेंस्ट चाइना बाय यूएसए। वैसे ट्रेड वॉर कोई नई बात नहीं है, 2018 से ये चल रही है, सिंस बीच में बाइडेन साहब की गवर्नमेंट आ गई थी, तो उस दौरान जो टैरिफ्स हैं वो स्टैटिक रखे गए। उसके बाद जैसे ही दोबारा से ट्रंप आते हैं जनवरी 2025 में दोबारा से उन्होंने फिर टैरिफ लगाए, और इस दफा टैरिफ भी उन्होंने अच्छे खासे लगाए, अच्छी खासी परसेंटेज में लगाए, जिसकी बेसिस पे आज हम देखते हैं कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड वॉर जो है वो चल रही है। ट्रेड वॉर के साथ साथ ये दोनों कंट्रीज आज हमें टेक वॉर में भी इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि डीप सीक वर्सेस एनवीडिया और डीप सीक वर्सेस ओपन एआई, इस यहां पे भी हमें कंपटीशन दिखाई देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ईवीज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी इन दोनों कंट्रीज का जो कंपटीशन है वो दिखाई देता है। और उसके साथ साथ एक और भी एंगल है इन दोनों के आपस में राइवलरी का, वो है रीजनलाइजेशन वर्सेस ग्लोबलाइजेशन। जो करंट वर्ल्ड सिनेरियो है दैट इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय यूएसए, और आज हम देखते हैं कि चाइना रीजनलाइजेशन के थ्रू, मीनिंग एक रीजन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करके वहां से आहिस्ते से एक्सपैंड कर रहा है, और वो ग्लोबलाइजेशन को यहां पे डिफंक्ट कर रहा है, उसको बैक ऑफ कर रहा है। यहां पे रीजनलाइजेशन इमर्ज कर रही है, जबकि ग्लोबलाइजेशन यहां पे आहिस्ते से रिट्रीट कर रहा है। इसके अलावा चाइना के अगर कुछ इश्यूज की हम बात करें तो चाइना ताइवान कंसर्न्स वो भी इंपॉर्टेंट है, बट आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ताइवान को कोई सेपरेट कंट्री जो है वो कंसीडर नहीं करता। चाइना का रोल इन साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ चाइना सी, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। प्राइमरीली साउथ चाइना सी क्राइसिस में चाइना, ताइवान और फिलीपींस क्राइसिस जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए। कोई ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है वहां पे। चाइना किस तरह से आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहे हैं, वहां पे कौन से हैं जी पैरासेल आइलैंड्स, स्कार्बोरो शोयल और स्प्रेटले आइलैंड्स, और चाइना किस तरह से इसमें इन्वॉल्व है, और फिलीपींस का वहां पे क्या रोल है, और उसके अलावा वियतनाम की वहां पे क्या पॉलिसी है, और फिर चाइना का क्या रिस्पॉन्स है टुवर्ड दैट पर्टिकुलर पॉलिसी। और यहां पे हम देखते हैं कि रशिया और यूएसए अपार्ट फ्रॉम यूरोप, अपार्ट फ्रॉम यूक्रेन, एक और भी बैटलफील्ड में, एक और भी महाज पे इन्वॉल्व है, एंड दैट बैटलफील्ड इज नोन एज आर्कटिक रीजन। आज हम देखते हैं कि जो रशिया है वो आर्कटिक रीजन में अपनी प्रेजेंस को इंश्योर कर रहा है, अपनी पावर को एक्सपैंड कर रहा है टुवर्ड आर्कटिक रीजन। और साथ साथ हम देखते हैं कि यूएसए भी बड़ा इंटरेस्टेड है उसी आर्कटिक रीजन में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने में। दैट इज व्हाई कभी वो ग्रीनलैंड को खरीदने की बात करते हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड अपनी काफी सारी प्रॉक्सिमिटी शेयर करता है टुवर्ड आर्कटिक रीजन, और उसके साथ साथ कभी वो जो कनाडा है उसको अपनी 51st स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं या बात करते हैं, क्योंकि कनाडा भी ज्योग्राफिकली काफी ज्यादा क्लोज है आर्कटिक रीजन के। तो इस सिनेरियो में आप लोग देखिए कि यूएसए और उसके साथ साथ जो है हम देखते हैं कि रशिया भी इसमें इन्वॉल्व है, इस कंट्रोवर्सी में, इस तरह के ग्लोबल कॉमन बेस इश्यूज में। उसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट डोमेन है, जो कि आज काफी ज्यादा जिसके ऊपर बात की जा रही है, दैट इज यूएसए वेनेजुएला क्राइसिस। ऑल्दो इसके चांसेस कम है एज अ क्वेश्चन पूछे जाने के, लेकिन ये हो सकता है कि आपको किसी जगह पे इसको डिस्क्राइब करना पड़ जाए।
तो उस सिनेरियो में यूएसए वेनेजुएला रिलेशंस बहुत खराब है। वेनेजुएला के अंदर जो सिटिंग गवर्नमेंट है दैट इज क्वाइट सैंक्शनड बाय यूएसए उनको सपोर्ट नहीं करता, यूएसए उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये रिग्ड इलेक्शंस का रिजल्ट है, एंड दैट गवर्नमेंट इज सपोर्टेड बाय रशिया। एंड उसका जो वेनेजुएला का जो एनर्जी सेक्टर है दैट इज एक्चुअली लिटिल बिट कंट्रोल उसका चाइना के पास है, जिसकी बेसिस पे वेनेजुएला आज एक ऐसा कंट्री बन चुका है जिसमें दीज थ्री ग्रेट पावर जो है वो इन्वॉल्व हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर पावर मेयर्स और देयर पावर एक्सपेंशन। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जो डोमेन है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे, और वो है क्राइसिस इन मिडिल ईस्ट। क्राइसिस इन मिडिल ईस्ट में जो बेसिकली इन्वॉल्व्ड जो प्लेयर्स रहे हैं, जो पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट है, दैट हैज बीन केएसए एंड ईरान। लेकिन आज हम देखते हैं कि ईरान का जो रोल है वो सैंक्शंस की वजह से किसी हद तक वीक हो चुका है। आल्दो ईरान जो है वो मिलिशिया को सपोर्ट करने में इन्वॉल्व रहा है, लेकिन फिर भी उनका रोल जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुका है, आज वीकन हो चुका है। और जब से सीरिया में उनकी जो पसंदीदा गवर्नमेंट थी उसका खात्मा हुआ है और बशर अल असद साहब की गवर्नमेंट यहाँ पे खत्म हुई है, तो वहां पे फिर ईरान का जो ओवरऑल इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट में वो कम हो गया है। तो इस बेसिस पे आज हम विद एवरी पासिंग ईयर केएसए और ईरान की जो राइवलरी है उसको हम किसी हद तक वीक होता हुआ या डाइल्यूट होता हुआ देखते हैं किसी हद तक, जो कि एक अच्छी गुड न्यूज है पाकिस्तान के लिए भी और ओवरऑल रीजन के लिए भी। हम भी नहीं चाहते कि ये दोनों कंट्रीज कन्फ्रंट्रेशंस में इन्वॉल्व हो, लेकिन फिर भी किसी हद तक इसराइल का रीजन के अंदर डिस्ट्रक्टिव रोल रहा है, जिसकी बेसिस पे ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट रहे हैं सिग्निफिकेंटली। लेकिन आज हम देखते हैं, आज तो नहीं खैर 2 साल पहले, और इसी तरह से हम देखते हैं कि 2023 में एक डील हुई थी मार्च 2023 में, जिसमें चाइना ने मीडिएट किया था केएसए और ईरान को आपस में उनके रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने में और उनके जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनको दोबारा से रीस्टैब्लिश करने में। तो ये एक इंपॉर्टेंट एंगल है। अब इसके ऊपर कोई आज के हिसाब से कोई न्यू सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि सिचुएशन इज गेटिंग नॉर्मलाइज, सिचुएशन इज गेटिंग रिजॉल्व। तो उस बेसिस पे ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमने बाकी चीजों को डिस्कस किया है। अब आते हैं हम इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पे, जिसमें हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपको 2 समिट्स तैयार करने की जरूरत है, जिसमें नंबर 1 समिट इज अस्ताना समिट 2024 और तियानजिन समिट 2025। तियानजिन समिट में कौन सी चीजें एग्री हुई, किस तरह से चाइना की हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन हमें दिखाई देती है कि चाइना अब जो है वो एससीओ डेवलपमेंट बैंक और एससीओ डेवलपमेंट फंड भी बना चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम और चीजें देखते हैं कि किस तरह से एससीओ रीजन के अंदर इवॉल्व हो रहा है, कंट्रीज को एक दूसरे के साथ कंसोलिडेट करने में, उनको आपस में जोड़ने में, किस तरह से रीजन के अंदर स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को इंश्योर करने में एससीओ जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम एक और चीज भी देखते हैं कि एससीओ का जो स्ट्रक्चर है, एससीओ का जो एक विंग है दैट इज नोन एज रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसका क्या रोल हो सकता है इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द इश्यू ऑफ सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म विद इन साउथ एशिया एंड विद इन एससीओ मेंबर कंट्रीज। तो एससीओ इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करने की जरूरत है। एससीओ की एक्सपेंशन भी इंपॉर्टेंट है। आज इसके 10 मेंबर्स हैं, बेलारूस बिकेम इट्स 10th मेंबर इन 2024, और इस तरीके से इसके रीसेंट 2 समिट्स को अच्छे तरीके से तैयार करने की जरूरत है आपको। एससीओ के बाद एक इक्वली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स के भी 10 मेंबर्स हैं। ब्रिक्स आज उसकी जो इंपॉर्टेंट डोमेन है जिसको आपको देखने की जरूरत है कि ब्रिक्स आज किस तरह से यूएसए के लिए ट्रबलिंग सिचुएशन क्रिएट कर रही है, किस तरह से ब्रिक्स जो है एक सिस्टम लेके आया हुआ है जिसे ब्रिक्स डिजिटल पेमेंट सिस्टम कहते हैं या ब्रिक्स पे कहते हैं, मीनिंग जिसके अंडर जो यूएसडी है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है एज एन इंटरनेशनल करेंसी, उसको रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है और उसकी जगह एक डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि यूएस डॉलर की रेलेवेंस इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में कम से कम हो जाए और जो कि अल्टीमेटली हर्ट करेगी यूएसए की इंटरनेशनल रेलेवेंस को। तो उस बेसिस पे आज ब्रिक्स इन्वॉल्व है ये सारी चीजें करने में, जिसकी बेसिस पे आज हम देखते हैं कि यूएसए भी ब्रिक्स को आज एक सीरियस थ्रेट के तौर पे देखता है। और इससे रिलेटेड सीएसएस 2025 में भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है और ब्रिक्स स्टिल एक्सपैंड कर रहा है इन्फ्लुएंस बेसिस पे भी और उसके अलावा जो है वो मेंबरशिप सिनेरियो में भी। तो इस बेसिस पे आप लोग स्टिल इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ब्रिक्स के बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आपको कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए। वैसे तो एज पर सिलेबस सार्क को भी देख लीजिए, लेकिन सार्क क्योंकि एक डेड ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर की जाती है, इसका लास्ट जो समिट हुआ था वो 2014 में हुआ था। उसके बाद एक और समिट 2020 में हुआ था, ऑनलाइन समिट था, दैट वाज नॉट रियली अ फॉर्मल समिट, और उसके बाद इसका कोई ऑफिशियल समिट हुआ ही नहीं। तो इस बेसिस पे इसको आप इसके ऊपर सच क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट, आफ्टर एससीओ एंड ब्रिक्स जो एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, दैट कुड बी नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आज नेटो के 32 मेंबर्स हैं और ये 1949 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। और किस तरह से नेटो इज पोजिंग थ्रेट टू रशिया, इट हैज बीन पोजिंग थ्रेट टू रशिया। और उसके साथ साथ आज नेटो के प्लेटफॉर्म पे जो मोस्ट डिस्कस्ड कंट्री है, बाय द वे, दैट इज नॉट रशिया, दैट इज चाइना। क्योंकि चाइना को आज वेस्ट जो है वो बिगर थ्रेट कंसीडर कर रहा है एज कंपेयर टू रशिया। ठीक हो गया? तो उस बेसिस पे भी आपको इसको अकॉर्डिंगली डील करने की जरूरत है, इसको देखने की जरूरत है। और फ्यूचर में क्या नेटो की एक्सपेंशन होने के चांसेस हैं? स्टेड फास्ट डिफेंडर जो नेटो की मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ नेटो वर्सेस एससीओ, ये किस तरह की डोमेन हो सकती है, इसके ऊपर भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये है नेटो, एससीओ एंड ब्रिक्स। साथ साथ चलते चलते इसके अलावा अगर आप एक और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है वो बात करना चाहते हैं, दैट कुड बी ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो कि इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ईयू के ऊपर भी बात हो सकती है और एयू यानी अफ्रीकन यूनियन के ऊपर भी बात हो सकती है। इसके अलावा इन 4 ऑर्गेनाइजेशंस के बाद अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है तो आप उसको उसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं ईसीओ को, आसियान को, और उसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जी ओपेक, ओपेक प्लस। ठीक हो गया? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज बीन इन्वॉल्व्ड और दैट इज इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेटिंग और प्रोड्यूसिंग और एक्सट्रैक्टिंग द एनर्जी एंड रेगुलेटिंग इट ऑल अक्रॉस द प्लेनेट। तो ये है जी ऑर्गेनाइजेशंस, और इन डोमेन्स में आपको ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो तैयार करने की जरूरत है। अब जो है मैं आपको इस वीडियो के एंड में लास्ट मैसेज देना चाहूंगा, जो डोमेन्स जो यहाँ पे टॉपिक्स हाईलाइट किए गए हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, इन्हीं डायरेक्शंस में तैयार कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको तैयार भी है तो इस पर्टिकुलर वीडियो को एज अ रिवीजन आप कंसीडर कर लीजिए कि आप इन चीजों को अगेन जो है वो रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपकी CSS 2026 के हवाले से प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो। और अगर आपको लगता है कि इस तरह की वीडियोस हम और बनाएं और इसके अलावा हम कुछ टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें और आप कि कुछ टॉपिक्स को अगर सजेस्ट करना चाहते हैं कि उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएं, तो आप प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए ताकि मैं उसके ऊपर फिर वीडियो बनाऊं और इस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो सके। थैंक यू।